नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस गया गाइडेंस के मंच पे स्वागत करता हूं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जीजीपी फेज़ 3 का जो कार्यक्रम है, पूर्व का जो जीजीपी फेज़ 1 और फेज़ 2 था, उससे थोड़ा सा यह हट करके शुरू करने की बात इसमें की गई है। कैसे यह भिन्न है सर? तो इसमें जो है मैट्रिक की तैयारी और इंटर की तैयारी जैसा कि फेज 1 और फेज 2 में हुआ था, लेकिन इस बार जो फेज 3 शुरू किया गया है, इसमें मैट्रिक की तैयारी तो होगी ही और साथ साथ आईटीआई, पॉलिटेक्निक और 6th स्टैंडर्ड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, बल्कि ओलंपियाड और पब्लिक स्पीकिंग इत्यादि के कोर्स भी जो है यहाँ पर लॉन्च आने वाले समय में किए जाएंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं जिला शिक्षा कार्यालय के उन तमाम पदाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने भी स्टाफ इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम सभी शिक्षकों को इस कार्य में लगाने के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, ताकि हम लोग अपने आप को जो है इम्प्रूव करते हैं इस प्रकार की कक्षाओं में पार्टिसिपेशन के माध्यम से। चलिए अब मैं आता हूं आज के जो बस विषय वस्तु है उस पर। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है मैं 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया है, और 10th क्लास के पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है और यह पहला चैप्टर है। तो आइए इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा है और मैं प्रधानाध्यापक के रूप में यूएचएस भगोसा वजीरगंज में कार्यरत हूं। यहां पर आपको जो दिख रहा होगा वह पूरे वार्षिक योजना है जो एससीईआरटी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और कौन सा पाठ कब कराया जाएगा इसके बारे में यहां पर आप देख पा रहे होंगे। आप देखते होंगे कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वह है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो अप्रैल से शुरू होकर के जून तक चलता है, और जुलाई में जो है दूसरा चैप्टर शुरू होने की बात होती है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, और यह जो है अगस्त तक चलेगा। लेकिन यह कक्षा की बात है, यहां पर आप ये नहीं सोचिएगा कि क्या इतना दिन के बाद ये वीडियो आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है जैसा भी इंस्ट्रक्शन हम लोग को क्लास अलॉट किया जाएगा उसके अनुसार जो है हम लोग पहले ही सारी तैयारी करा देंगे आपको। तीसरा चैप्टर जो है, अगर विद्यालय की बात करेंगे हम लोग, तो सितंबर में शुरू करने की बात होती है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, वह अक्टूबर तक चलेगा। और नवंबर में 2 चैप्टर जो है 4th और 5th चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां, नवंबर में भी ये दोनों चैप्टर खत्म करना है, और दिसंबर में फिर पुनरावृत्ति कराई जाने की बात यह निर्धारण किया हुआ है, ताकि एक शिक्षक को यह पता हो कि हमको कौन से मंथ में क्या करा लेना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आज की जो विषय वस्तु है उस पर बात करते हैं। आप देखे होंगे, मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत आप यहाँ पर देखिए कि विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर नोट डाउन करके लाए हैं कि कौन कौन सी बात इसमें आप समझ पाएंगे इस क्लास को करने के बाद। और यह जो पूरा पाठ है, यह पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को एक वीडियो में कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफी वह लेंदी हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 वीडियो तो इसके जरूर आएंगे, या हो सकता है इसके 4 भी वीडियो बने, वह हम लोग देख लेंगे। 3 वीडियो की एकदम निश्चित रूप से गारंटी है कि इसमें 3 वीडियो आएंगे। तो पहला जो है वह लोकतंत्र की अवधारणा है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्व से क्या आशय है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन कैसे होता है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहां से होती है, और सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या है। यह प्रश्न हूबहू मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है। जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक, यह पॉइंट भी जो है पूरी तरह इस प्रकार से ही परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, लिंग, इन सभी का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इन सभी चीजों की जो है चर्चा इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे।
आइए, जैसा कि मैंने आपको पहली बार ही बताया है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की अवधारणा। बच्चों, आप लोग यह जानते हैं कि लोकतंत्र की व्याख्या जो है क्लास 9th में भी की गई है, और नो डाउट मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मैं यह मान करके चल रहा हूं कि वैसे विद्यार्थी जो इसकी समझ नहीं रखते हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी इसकी समझ में कमी हो, वो इस लेक्चर के माध्यम से अपनी जो है क्लैरिटी और बढ़ा लेंगे। तो देखिएगा, यहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। और यह क्या है? तो यह एक शासन प्रणाली है। पहली चीज तो यह जानना है कि लोकतंत्र है क्या। तो एक प्रकार की शासन प्रणाली है। और क्या होता है इसमें सर? तो इसमें जो शासन की जो प्रणाली होती है, इसका मालिक जो होता है, सर्वशक्तिशाली जो होता है, सारी चीजें जो समाहित होती है इसके अंतर्गत, वो जनता में समाहित होती है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जनता के हाथों में होती है। इसमें लोग प्रत्यक्ष या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाते हैं। यानी कि एक जो है प्रत्यक्ष और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष, यहां पर हम कह सकते हैं। यानी इसको अगर हम कहें कि लोकतंत्र के दो स्वरूप हैं, तो उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। और यह परीक्षा में भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र के कितने रूप हैं, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब बात यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा कि प्रत्यक्ष कहने से क्या आशय है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब यह है कि जहां पर जनता स्वयं शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या हुआ सर? तो अप्रत्यक्ष में होता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता भाग लेती है शासन में। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तो और चीजें आपको क्लियर होगी। लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ग्रीक जो है वह ग्रीस एक शब्द देश है जिसको हिंदी में यूनान कहते हैं। ठीक, ग्रीस शब्द जिसको हिंदी में यूनान कहते हैं, जैसे इंडिया को भारत कहा जाता है ना, वैसे ग्रीस को यूनान कहा जाता है। और वहां से यह शब्द निकला है, तो वह ग्रीक शब्द हुआ। ठीक, ग्रीक शब्द के दो शब्द हैं। पहला शब्द है डिमोस और दूसरा शब्द है क्रेटोस। पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटोस। डेमोस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह जनता होता है, और क्रेटोस का कहने का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था, शासन। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ को आप देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो होता है सर, वह जनता का शासन होता है। आइए आगे यहां पर आप देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां से यह शब्द निकल करके आया है वह कहां पर है, उसको देखिए। ये मैंने वर्ल्ड मैप का यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, और यहां पर देखिएगा हल्का सा जो रेड कलर का है, यही एक यूरोपीय देश है ग्रीस, जो यहां अफ्रीका आपको दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर में। और इस तरफ के आप स्लाइड को देखेंगे, इस पार्ट को, तो इस छोटे से पार्ट को मैंने बड़ा कर करके दिखाया है ताकि आपको दिख सके कि किस प्रकार का जो है ग्रीस दिखता है, किस प्रकार का यूनान आज की तारीख में दिखता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। अगर मेरी पहली दूसरी स्लाइड्स के विवेचन को आप ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ विशेषताएं बताने के स्थिति में होंगे आप। आइए देखते हैं जनता की भागीदारी। अब जनता की भागीदारी लोकतंत्र में कैसे होती है साहब? एकदम होती है। तो वो कैसे होती है? तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव का करवाना, निर्वाचन का होना अनिवार्य होता है। और इस चुनाव या निर्वाचन में जनता जो होती है अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और इस प्रकार जो है वह लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। और यह चुनाव जो होता है, इसमें जो आम जनता होती है वह ऐसे लोगों को चुनने के लिए स्वतंत्र होती है जिनको वह अच्छा या बुरा, जो उनको अच्छा लगता है उसका चुनाव कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता उनके सामने नहीं होती है। व्यवहार में बहुत चीजें आप देखेंगे कि इससे भिन्न चीजें होती है, लेकिन थियोरेटिकली यह कहा जाता है और यह है भी
कि कोई भी आम जनता जो होती है वह अपनी संप्रभुता संपन्न मत का उपयोग कर करके किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। दूसरा जो बिंदु है वह समानता का है। अब समानता कहने का मतलब क्या है कि सभी जो व्यक्ति हैं, चाहे वो सभी जो जनता है, उसको एक समान जो है सुविधाएं मिले, एक समान अवसर मिले, कानून की नजर में जो है सभी समान हो, उसमें किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो, चाहे वो उसका धर्म भिन्न हो, लिंग भिन्न हो, स्थान भिन्न हो, क्षेत्र भिन्न हो, कुछ भी हो, उसके आधार पर अगर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है तो हम कहेंगे कि जनता जो के साथ जो है वह समानता की भावना है। कानून का शासन, कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विशेषता है। वह इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कानून के शासन के आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती है। आप अगर दूसरी व्यवस्थाओं से इसका कंपैरिजन करेंगे, मैं उसकी कंपैरिजन करूंगा अभी आने वाले स्लाइड्स में कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अन्य शासन व्यवस्थाओं से कैसे भिन्न है और कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं, तो वहां पर आपको और क्लैरिटी होगी। तो कानून का शासन कहने से मतलब यह है कि जो भी आप जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो जो मन में आएगा वो कार्य करेंगे, नहीं। उनके सामने भी एक गाइडलाइंस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, नियम कानून के रूप में उनके सामने होता है और उसके आधार पे वह कार्य करने के लिए जो है बाध्य होते हैं। जैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हम लोग के संविधान में, उसको ध्यान में रख करके सरकार जो है कार्य करती है। ठीक, यह ना सिर्फ यहां पर की मैं बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, बल्कि जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें इस तरह की चीजें जो है अनिवार्य रूप से पाई जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार भी जो है वह लोकतांत्रिक जहां भी शासन व्यवस्था होती है वहां पर लोगों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाता है। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो आम नागरिकों को दिए ही जाते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर वह आम जनता को ना दी जाए तो उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है, उनके डेवलपमेंट जो है वह रुक सकते हैं। चलिए, कुछ हम लोकतंत्र की प्रमुख परिभाषाओं को यहां पर व्याख्या करूंगा और यहां पर आप देखेंगे कि तीन जो है वह महान विद्वान जो है पॉलिटिकल साइंस और डेमोक्रेसी के बारे में जो चर्चा किए हैं, इनके नाम आपको परीक्षा में डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा कि किस व्यक्ति ने क्या परिभाषा दी है। यहीं पर आपको से ये परिभाषा तो है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ऐसा कौन बोले हैं। तो देखिए, पिक्चर लगाने से पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि ताकि आप उसकी पहचान कर सके और चित्र जो होता है वह मस्तिष्क में थोड़ी ज्यादा देर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाने में सफल होता है और आप यहां इसको इससे आइडेंटिफाई कर सके। ये यूएसए के राष्ट्रपति हुए थे और इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र क्या है, तो जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन संचालित होता है वह लोकतंत्र है। दूसरी जो परिभाषा यहां पर है वह है जेम्स ब्राइस की। जेम्स ब्राइस कहते हैं कि जन साधारण का शासन है। लोकतंत्र क्या है, तो जन साधारण का शासन है जिसमें वे वोटों के माध्यम से अपनी प्रभुता संपन्न इच्छा को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, यहां पर जो है आप ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी परिभाषाएं भी होती है जिसको याद करना कठिन होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका मूल जो तत्व है, एक दो शब्द याद रखेंगे और उस विचारक का नाम याद रखेंगे तो आप परीक्षा में निश्चित रूप से जो है आप सही आंसर कर जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है सर, कि प्रभुता संपन्न इच्छा को व्यक्त करने का जो शक्ति होती है जनसाधारण में, वही लोकतंत्र है, ऐसा जेम्स ब्राइस कहते हैं। इधर आप देख रहे होंगे कि एक तस्वीर मैंने और लगाई है जो एवी डाइसी हैं, इनके बारे में मैं बता दूं। जेम्स ब्राइस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जेम्स ब्राइस जो हैं वह यूके से बिलोंग करते हैं और इन्हें एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और यूएसए में एक एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। काफी विद्वान व्यक्ति रहे हैं। एवी डाइसी की चर्चा करते हैं। एवी डाइसी कानून व्याख्याता रहे
और ये यूके से ही हैं, और ये कहते हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें विधि निर्माण, यहां पर मैं देखिए विधि निर्माण से मैं इनको जो है कनेक्ट करूंगा कि जब भी आपकी परीक्षा में किसी भी तरह का विधि से संबंधित, कुछ कानून से संबंधित बातें आए और उसमें अगर ऑप्शन एविडाइसी है और आपको नहीं पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो एविडाइसी के साथ आप जाएंगे, 99% चांसेस होगा कि आपका वो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो एक ऐसी शासन प्रणाली लोकतंत्र के बारे में कहते हैं जिसमें विधि निर्माण बहुमत से निर्धारित होता है, यानी कि बहुमत के द्वारा विधि निर्माण जो है जहां होता है वही लोकतंत्र है। ऐसा कौन बोलते हैं? एविडाइसी बोलते हैं। अब इसके मूल शब्द को कैसे हम याद रखेंगे? तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा अब्राहम लिंकन, प्रभुता संपन्न जनसाधारण के द्वारा जेम्स ब्राइस, और जब बहुमत का शासन हो तो फिर एविडाइसी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहां पर देखिए एक जो है आपको चार्ट दिख रहा होगा, और यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, लोकतंत्र का दूसरे शासन व्यवस्था जो होती है उससे कंपैरिजन करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि यह कंपैरिजन किसके अनुसार हो रहा है। आप यहां पर पढ़िए, अरस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं। अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, और उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया है, और उस 158 संविधानों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने विश्व में 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बतलाई थी। वह ये 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का उनका जो है टाइम पीरियड रहा है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उस समय जो उन्होंने कहा था, आज भी बहुत सारी चीजें प्रासंगिक आपको आज भी दिखेगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। पहले इसको हम समझेंगे कि वह 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं। पहला एक व्यक्ति का शासन, दूसरा कुछ गिने चुने व्यक्तियों का शासन, और तीसरा बहुत लोगों का शासन। और इस तीनों शासन प्रकार को जो है वह 2 फॉर्म में बांटते हैं। पहला जो है वह सामान्य रूप में या अच्छे रूप में, और दूसरा जो है वह भ्रष्ट रूप में, परवर्टेड रूप में, या खराब शासन व्यवस्था के रूप में जो है आप इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति का शासन जो है, रूल ऑफ वन जो है, उसको अरस्तु क्या बोलते हैं? तो उसको मोनार्की बोलते हैं, यानी कि राजतंत्र बोलते हैं। अरस्तु जो है राजतंत्र को खराब नहीं बोलते हैं, राजतंत्र को अच्छा बोलते हैं। क्यों अच्छा बोलते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति जो है वह जनहित में, जनता के हित में कार्य करता है। यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म जो है वह जनता के हित में कार्य कर रहा है, इसलिए यह सही है। जबकि ये तीनों फॉर्म जो है वह अपने हित में, स्वहित में, जनता के विपरीत काम कर रहा है, इसलिए इसको जो है वह भ्रष्ट शासन व्यवस्था कहते हैं, परवर्टेड शासन व्यवस्था कहते हैं। तो देखेंगे कि यहां मोनार्की को वह क्या कहते हैं? अच्छा शासन व्यवस्था बोलते हैं। और यही शासन व्यवस्था जब एक व्यक्ति अपने भोग विलास और इन तमाम सुविधाओं में लग करके आम जनता की दैनिक समस्याओं को जब जो है वह ध्यान नहीं देता है और खुद की तिजोरी भरने में जब वह सिर्फ लग जाता है, तो उसको जो है ठीक वह विपरीत बोल देते हैं कि यह टायरनी है या डेस्पोटिज्म है, निशंतंत्र या निरंकुश तंत्र बोलते हैं इसको। और इस तरह की शासन व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति की शासन व्यवस्था हो जाती है जिस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जनता के बेसिक जो नीड्स होते हैं वह भी फुलफिल नहीं होते हैं। आइए दूसरी जो प्रकार है, रूल ऑफ द फ्यू, यानी कि कुछ व्यक्तियों का अच्छा जो शासन है उसको अरस्तु क्या बोलते हैं? तो उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, अभिजात तंत्र बोलते हैं। और ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो काफी समझ रखते हैं और आम जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, वो हर व्यक्ति हो सकता है जिसको काफी जनता की समस्याओं की समझ है और जनहित में कार्य करने के लिए वह तैयार है। और इसी अभिजात तंत्र को ओलिगार्की में वह कब बदलते हैं? जब ये छोटे से जो ग्रुप होता है वह खुद के लिए कार्य करने लगता है, वह आम जनता की समस्याओं को जो है ध्यान देना बंद कर देता है, और फिर सारी व्यवस्थाएं जो है क्या हो जाती है? विपरीत दिशा में चलने लगती है।
अब यहाँ पर जो है मैं आपको इसका कंपैरिजन यहाँ पर दिखाने के पीछे मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो यहाँ पर देखिए कि इसको जो है अरस्तु के अकॉर्डिंग जो है इसको अच्छा नहीं कहा गया है। अरस्तु के अकॉर्डिंग इसको अच्छा नहीं कहा गया है, बल्कि जो बहुत सारे लोगों का शासन जो है उसको बहुतंत्र पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के नाम से वो बोलते हैं। और इसको जो है वह डेमोक्रेसी को अच्छा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यहां पर लोग जो हैं वह वास्तविक रूप में समझ नहीं रखते हैं किसी शासन को कैसे चुनना है, उनका प्रत्यक्ष रूप से जो है उसमें सहभागिता नहीं होती है और उनके बहुत सारे कार्य जो है सरकार के द्वारा उसको उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उसका वह विरोध नहीं कर पाते हैं, बल्कि एक भीड़ तंत्र के रूप में इसको जो है परिभाषित करने का कार्य जो है किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिधर भीड़ चल रही होती है जनता उसके पीछे पीछे जो है चलना शुरू करती है, उसमें सोचने समझने की जो शक्ति होती है। अब उस समय की मैं बात कर रहा हूं, आज जो है व्यवस्था अलग है भाई मेरे, ये समझिएगा। और उस समय जो है यह लोकतंत्र की परिभाषा जो डेमोक्रेसी के बारे में अरस्तु बोल रहे हैं, उस समय लोग जो है वास्तव रूप में इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वह सही शासक का चुनाव कर सके। लेकिन इस पॉलिटी को वह परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जहां पर कुछ अच्छे लोगों का जो है वह सहयोग मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से हो और लोगों की जो बेसिक जरूरत होती है उसको पूरा किया जाए और लोग जो हैं उसमें अपनी सहभागिता देना शुरू करते हैं, तब जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या पॉलिटी के रूप में जो है वह इसको परिभाषित करते हैं। तो देखें आपकी जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो शासन व्यवस्था है अरस्तु ने इसको परिभाषित किया है। और यहाँ पर एक सर्किल के माध्यम से भी आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है अच्छा शासन कर रहा होता है, वह जब भ्रष्ट होता है तो फिर जो है वह टायरनी के रूप में चला जाता है, और वह टायरनी जब बन जाता है, निरंकुश तंत्र बन जाता है, तो कुछ अच्छे व्यक्ति का शासन आ जाता है। और कुछ अच्छे व्यक्ति जब भ्रष्ट रूप से कार्य करने लगते हैं तो वो ओलिगार्की गूटतंत्र में बदल जाता है। और ये गूटतंत्र जो है जब बहुत लोगों का शासन उसमें संचालित होता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशंस और अच्छे लोगों का साथ होता है, तब उसे पॉलिटी कहा जाता है। और जब वह भ्रष्ट रूप में रहता है तब उसको डेमोक्रेसी के रूप में कहा जाता है। आइए एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और क्लैरिटी करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये चार्ट जो है वह ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर्स है जो 2024 का है। और इस स्लाइड्स में आप देखिएगा कि ये विश्व के पूरे जो मानचित्र है उसको भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में दिखाने का कार्य किया गया है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल डेमोक्रेसीज, फ्लेवर्ड डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजिम्स और ऑथोरिटेरियन रिजिम्स। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है देखिएगा कि जो है कैसे क्षमा करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण जो है यह वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया गया है। और जैसा कि मैं बता रहा था अभी आप लोगों को कि ये एक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर जो है 2024 का यहाँ पे डाटा है। अब पूरे विश्व के देशों को जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो वहाँ पर की शासन व्यवस्था है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। फुल डेमोक्रेसी जो है इस कलर से और इस कलर से जो है दिखाया गया है, जबकि फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी जो है आपको यहाँ पर इस कलर से दिखाया गया है। हाइब्रिड रिजिम्स जो है ये देखिए आपको यहाँ पर जो ये चित्र है, ये कलर है, उसको दिखाया गया है। जबकि ऑथोरिटेरियन रिजिम्स जो है वो इस तरह के जो लाल और हल्के लाल कलर में जो है उसको दिखाने का कार्य किया गया है। और यहाँ पर दिखाने का मुख्य उद्देश्य जो है, यहाँ पर अपना देश को खोजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपका भारत दिख रहा है और भारत के कलर को आप देखेंगे तो ये दोनों कलर में से जो है वह नहीं, यानी कि इसको फुल डेमोक्रेसी का दर्जा जो है यह इंडेक्स नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? तो इसको समझने के लिए आपको इन चारों को समझना होगा कि फुल डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी क्या होती है, हाइब्रिड रिजिम्स क्या होती है और ऑथोरिटेरियन रिजिम्स क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक एक कर करके बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं फुल डेमोक्रेसी की चर्चा अगर हम लोग करें
तो फुल डेमोक्रेसी में पूर्ण लोकतंत्र जिसको कहते हैं, तो यहां कहा गया है कि जहां ना केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जहां केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, बल्कि नागरिकों को स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाती है। ये डेमोक्रेसीज जो होते हैं वह फुल डेमोक्रेसी होते हैं। और इसमें और क्या होता है सर, तो रूल कानून का शासन होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और नागरिक की भागीदारी होती है। अब आपको लगेगा कि सर ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो है कानून का शासन नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और नागरिक भागीदारी नहीं होती है। होती है सर, लेकिन वो कितना होता है उस पर यह डेटा आधारित है। और एक चीज मैं बताता हूं आपको, इसके पीछे एक और कारण यह है कि वहां के जो आपकी खुशहाली और लोगों के रहन सहन, लोगों के अभिव्यक्ति की जो आजादी होती है, इन सभी चीजों पर एक अध्ययन कराया जाता है और उस अध्ययन के आधार पे आप देखेंगे कि इसको फुल डेमोक्रेसी की दर्जा दिया जाता है। अब वापस से मैं फिर आपको यहां पर लेके चलता हूं कि देखिए कि फुल डेमोक्रेसी जो है वह कहां पर है। तो यहां पर जो आप देख रहे होंगे यूएसए वाला जो पार्ट है वो आपको पूर्णतः में नहीं है, 8 से 8.99 की कैटेगरी में है। जबकि ये देश देखिए आप, ये देश अभी पीएम मोदी जो है 5 देशों की यात्रा किए थे और ये जो है दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में आता है। स्वीडन, डेनमार्क और ये जो देश हैं 5-6, यही इनको जो है फुल डेमोक्रेसी का दर्जा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, अब यहां पर जो है फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी क्या होती है साहब, आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा स्लाइड देखते हैं। तो फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी जो होती है इसको कहा जाता है दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। दिखेगा तो लोकतंत्र जैसा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें क्या कमी होती है, तो शासन जो होता है वो कमजोर होता है और नागरिक का, समाज का जो व्यवस्था होती है, नागरिक जो है उसमें अपना पूरा तरह से जो है पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। और ये जो डेटा है यहां पर देखिए एक लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वह कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक संस्था है जो यह सूची जारी करती है कि कौन सा देश जो है किस स्थान पे अभी है। ठीक, तो यहां हम लोग का डेटा यहां पर हम लोग को मैच करता है भारत के संबंध में। अब हाइब्रिड रिजिम क्या होता है, हाइब्रिड रिजिम कहने का मतलब हाइब्रिड से ही मतलब होता है कि उसमें 2 प्रकार के गुण जो है वह मिश्रित होते हैं। या किस प्रकार के यहां पर मिक्स रहेंगे साहब, तो लोकतांत्रिक भी चीजें रहेंगी वहां पर और सत्तावादी भी चीजें जो है वहां पर रहेंगी। सत्तावादी में क्या होता है साहब, तो सत्तावादी में जो है लोगों को आजादी तो होती है, ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा कि आजादी नहीं होती है, लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ जो आजादी कह लीजिए, उसकी फ्रीडम जो कह लीजिए वो कम जाता है। लोकतांत्रिक अगर पूर्ण है तो वहां पर जो है किसी भी प्रकार के जो है लोगों को कार्य कराने के लिए या सरकार जो भी वहां पर रहती है वह जनता के हित के लिए स्वतः कार्य करती है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था में हाइब्रिडिज्म या फ्लिपेड डेमोक्रेसी थी, उसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारें दिखाती तो है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जनता उसमें प्रताड़ित भी होती हुई ये कई जगहों में आप देख पाएंगे उसको। तो यहां पर क्या होता है, हाइब्रिडिज्म में क्या होती है कि संस्थाएं जो है कमजोर हो जाती है, मीडिया जो है वह प्रचार तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं जो है वह पीठ पीछे जो है सरकार का पक्ष लेकर के कार्य कर रही होती है, या जो शासक होते हैं उसके अगेंस्ट में कार्य कर रहे, उसके साथ में कार्य कर रही होती है। और इसमें जो है वह एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जाती है जिसमें आप कह सकते हैं कि मूल रूप से आम नागरिकों का जो है वह बेसिक नीड और उनकी स्वतंत्रता पर जो है हनन होता है। अब सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, जो चौथा ऑथोरिटेरियन रिजिम्स जो हम लोग दिखाए थे, और मैं वापस आपको लेकर के चलता हूं उस ग्राफ पे, आप देखिएगा कि बहुत बड़ा सा हिस्सा जो है वह इधर जो है आपको यूएसएसआर और चाइना, ये सारे जो देश लाल लाल दिख रहे हैं वह ऑथोरिटेरियन रिजिम में आते हैं।
क्यों आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें कमी क्या होती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष या दल विशेष या संगठन विशेष का जो है एकाधिकार होता है। दिखने को तो वह दिखाएगा कि हम चुनाव करा रहे हैं, लेकिन चुनाव कराने के बाद भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, जैसे कि आप किसको वोट देंगे, किसी को वोट देंगे तो जीतेगा वही दल वाला, तो फिर ये किस प्रकार का चुनाव है। और यहां पर व्यक्ति के पास जो है वो ऑप्शन क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। लोगों से दूसरी जगह कनेक्टिविटी करने के अवसर नहीं मिलते हैं, वह देश दुनिया के जुड़ाव अपना जो है वह नहीं कर पाता है, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है। मैं बताऊं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर लोग जो है ढंग से अपनी पसंद से पहन नहीं सकते हैं, अपने अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया जाता है उसको मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। और ये इस तरह के जो अथॉरिटेरियन रीजन्स होता है वहां पर इस तरह के आपको उदाहरण जो है वह मिल जाएंगे। यहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन वह चुनाव जो है वह दिखाने के लिए होते हैं और उसका कोई रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखिए, यहाँ पर कुछ मैं प्रश्न आपके सामने रखा हूं जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं और यह पूर्व की परीक्षाओं में आया हुआ है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पर मैंने जितना भी सही आंसर है उसको रेड से दिखा दिया है ताकि आप उसको समझ जाएं कि ये सही आंसर है। ठीक, तो ये तो कुछ इस प्रश्न को शामिल करने के पीछे मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये इससे प्रश्न आता है, इसको आप इग्नोर कर करके न चलें। देखिए 13, 17, 18, 14, 18, 14, 19, 2021, और मैं सच्चाई ईमानदारी से बताऊं तो ये जो डेटा है वो 21 तक का ही मैं या 22 तक का ही जो है क्वेश्चन बैंक के माध्यम से कलेक्ट कर पाया हूं। 2-3 साल का इधर जो है डेटा करंट नहीं अभी शामिल कर पाया हूं। तो ये देखिए फिर 2019 में आया है प्रश्न, 2020 में प्रश्न आया है, 2021 में प्रश्न आया है, 2018 में प्रश्न आया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको यह दिखा रहा हूं। अब कुछ जो है अभ्यास प्रश्न की बात करता हूं जो आपको मैंने अभी जो भी पढ़ाया है उससे आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को जवाब देने की स्थिति में होंगे। डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब यहां पर मैंने जो है इसको आंसर नहीं दिखाया है और आपको आंसर खुद करना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप डेमोस का अगर हम जो पहला स्टार्टिंग जो स्लाइड था उसको अगर आप देखेंगे तो डेमोस का मैंने बताया था कि यह इसका मतलब जनता से होता है, शासन जनता दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसी तरह के प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वह जनता होगी। दूसरा जो प्रश्न है, लोकतंत्र बहुमत का शासन है, किसने कहा था। मैं आपको याद करिए कि अब्राहम लिंकन, जेम्स ब्राइस और एवी डाइसी, 3 जो विद्वानों की परिभाषा दिया था और उसके मैं की पॉइंट आपको याद कराया था। उस की पॉइंट को अगर आप पकड़े होंगे कि बहुमत के आधार पर विधि निर्माण होता है तो आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। अब्राहम लिंकन तो नहीं था, जेम्स ब्राइस भी नहीं था, तो इसका राइट आंसर एवी डाइसी है। इनमें से कोई नहीं, एक कंफ्यूज करने के लिए जो है इस प्रकार का ऑप्शन दिया जाता है। और तीसरा जो प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है। आप याद करिए, मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से उस देश को दिखाया था, यूनान से, फ्रांस से, भारत से, इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह यूनान होगा। दीर्घ या लघु उत्तरीय प्रश्न जो है मैं यहाँ पर कॉमन करके इसलिए दिया हूं कि अगर ये प्रश्न जो है लघु उत्तरीय में आएगा तो उसका लिखने का ढर्रा जो होगा 2-4 लाइन 5 लाइन में होगा, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो वो पूरा का पूरा पेज आप आराम से लिखेंगे, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। लोकतंत्र की विशेषताओं की व्याख्या करें, अरस्तु के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से आज का यह लेक्चर समाप्त होता है और इस वीडियो से संबंधित या और किसी भी विषय के वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने डाउट रखें। हमारी पूरी टीम जो है उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करेगी और आपके डाउट्स का समाधान किया जाएगा। आप इस वीडियो को अपने दूसरे छात्रों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ अन्य छात्राओं को मिल सके। और इस तरह आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।